हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ राहुल लिखार। हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करा था जिसका नाम था स्टाफिंग। अब मैनेजमेंट यानी प्रबंध कई प्रकार के काम करता है। एक मैनेजर 5 प्रकार के मुख्य काम करता है। पहला काम करता है प्लानिंग, जिसे नियोजन कहते हैं, किसी भी काम को करने से पहले। सेकेंड, प्लानिंग करने के बाद जिस जगह उस काम को किया जाएगा उसे खड़ा करता है। अब जिस जगह की बात करते हैं उसे स्ट्रक्चर, दुकान या फ्रेमवर्क भी कहते हैं, जिसे संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। थर्ड, हमने जो काम देखा इसका वो था स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी काम करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को उनकी क्वालिटी के हिसाब से रखता है। अब अच्छा स्टाफ भी रख लिया, प्लानिंग भी कर ली, अच्छी जगह भी बना ली, लेकिन अच्छे लोगों को अच्छे तरीके से काम समझाना पड़ता है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्मचारियों को समय समय पर कार्य करने के बारे में आदेश और निर्देश जारी करना, जिसे इंग्लिश में डायरेक्शन और हिंदी में निर्देशन कहा जाता है। तो आज चैप्टर नंबर 7 में किसी को समझाने के 4 मुख्य तरीके होते हैं। 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं आपसे कि डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स होते हैं। 1 2 3 4, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता दूं मैं आपको। किसी को भी समझाने के 4 तरीकों में सबसे पहला तरीका होता है सुपरविजन करना, जिसे हिंदी में कहा जाता है पर्यवेक्षण और इंग्लिश में कहते हैं सुपरविजन। अब सुपरविजन क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग इसके बारे में। सेकंड होता है लोगों को मोटिवेट करना यानी प्रोत्साहित करना, या अकाउंट की बीएस की शुद्ध हिंदी में उसे कहा जाता है अभिप्रेरण करना, जिसे मोटिवेशन कहते हैं। पहला होता है सुपरविजन, जिसे पर्यवेक्षण कहते हैं। दूसरा होता है मोटिवेशन, जिसे अभिप्रेरण कहते हैं। तीसरा होता है नेतृत्व करना, जिसे नेता के गुण यानी लीडरशिप भी कहा जाता है। और लास्ट होता है उस पर बातचीत करना, जिसे कम्युनिकेशन यह कहा जाता है। हिंदी में उसे कहते हैं संदेश वाहन या संप्रेषण। इन चारों पे हम डिस्कस करेंगे। तो प्रबंध का चौथा और आवश्यक कार्य होता है निर्देशन। कर्मचारियों को समय समय पर कार्य करने के बारे में बताना, किस तरीके से वो काम कर पाएंगे, कहाँ कर पाएंगे, किन चीज़ों के साथ कर पाएंगे, उसे निर्देशन कहा जाता है। इट इज़ अ फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कॉल्ड इन द डायरेक्टिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड staffing, we have to direction for our worker. With the help we have to achieve business goal and target for the minimum time period and the maximum output, that is called in the direction. Direction has the 4 elements. First element that is name is supervision. निर्देशन का पहला और आवश्यक कार्य होता है अभिप्रेरण सुपरविजन, जिसे हिंदी में कहा जाता है पर्यवेक्षण। अब पर्यवेक्षण सुपरविजन दो शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और विजन, यानी लोगों को काम के बारे में इतना अवगत करा देना कि वो उस काम के एक्सपर्ट बन जाए। एक्सपर्ट को यहाँ सुपर कहा जाता है, और विजन अपने उद्देश्यों के प्रति। तो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर निगरानी रखने के लिए एक व्यक्ति को रखा जाता है कि वो काम करते मजदूरों को देखे, उसमें आने वाली समस्याओं को देखे, उन्हें काम के लिए जो भी साधन यानी इक्विपमेंट यानी रिसोर्सेस लग रहे हैं वो सभी उन्हें अवेलेबल कराए। वो किस समय आ रहे हैं, किस समय जा रहे हैं, कब लंच कर रहे हैं, कितना समय वो अपने काम में दे रहे हैं, कितना समय वेस्ट कर रहे हैं, काम करने में क्या क्या उन्हें तकलीफें आ रही है, इन सभी की जवाबदारी एक सुपरवाइजर, एक पर्यवेक्षक की होती है, जिसका काम सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण करना होता है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे यही बोला गया था कि एक बेटा ऊपर करिएगा स्लाइड, कि डायरेक्शन के बारे में कि होता क्या। तो पहले क्वेश्चन में डायरेक्टिंग क्या होती है। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। हम बारी बारी सब पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सुपरविजन पे। सेकंड क्वेश्चन निकाल लीजिए। सुपरविजन के बारे में मैंने डिस्कस करा कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को देखना, उनकी समस्याओं का निवारण करना, उन्हें समय समय पर कार्य के बारे में अवगत कराने को सुपरविजन यानी इस पूरी प्रोसेस को, प्रक्रिया को कहा जाता है सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण। करने वाले व्यक्ति को कहते हैं सुपरवाइजर, जिसका नाम आपने सुना होगा। हिंदी में इसे कहते हैं पर्यवेक्षक, जो काम करने के बारे में लोगों को बताता है। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंस क्या है। फैक्ट्री में या कर्मचारियों की निगरानी रखने के लिए पहले सुपरवाइजर को और अब कैमरों को क्यों लगाया जाता है।
तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है मेंटेनिंग कोऑर्डिनल रिलेशन, यानी सभी लोग आपस में मिलजुल कर काम करें, बिना लड़े, बिना किसी संदेह से, बिना हौच-पौच करे, बिना बकवास करे, अपने कामों को ही करें। इसीलिए उनके ऊपर एक सेठ को या उनके ऊपर एक व्यक्ति को रखा जाता है। सेकेंड लिखा है सुपरविजन वर्क होता है अंडर कंट्रोल। जब आप किसी पे निगरानी रखते हैं तो व्यक्ति काम ही करता है। जैसे कि अगर क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे अपनी बातचीत, फैक्ट्री में मालिक नहीं है तो मजदूर अपने फोकट के काम करने लग जाएंगे, यानी गॉसिप करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर उनको अंडर कंट्रोल, अपने नियंत्रण रखने के लिए सुपरवाइजर रखा जाता है। थर्ड पॉइंट लिखा है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि बता रहा था कि मशीनें का यूज़ कैसे करना है, कौन सी चीज़ें कम पड़ रही है, क्या चीज़ बनाना है, कब बनाना है, किस तरीके से बनाना है, यानी खर्चा कम से कम हो और जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। इसीलिए हम किसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र को रखते हैं। फिर लिखा हुआ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, सभी में एक डिसिप्लिन बना रहे, यानी नियंत्रण बना रखे, अनुशासन बना रहे कि लोग ओवर ना करें, चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना करें, चीज़ें ज़्यादा कम ना करें। जैसे आपने कई बार देखा होगा, एक जो पेंटर होता है, जो पेंटिंग करता है घरों में आके, अगर वो पेंटर एक्सपर्ट होता है तो कलर दीवालों में ही दिखेगा, आपको ज़मीनों पर नहीं दिखेगा। लेकिन कोई लोग दिवाली के टाइम ठेकेदार बन जाते हैं तो वो पेंटिंग करना तो जानते हैं, लेकिन आधा कलर दीवार पे नहीं होता, आधा नीचे होता है। कोई फर्नीचर का काम चालू कर देते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस से, तो जितना फेविकोल वो फर्नीचर पे नहीं लगाते, लकड़ी पे नहीं लगाते, उतना फेविकोल दिन भर में सुखा देते हैं, यानी कई वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्यों किस सुपरवाइजर को क्यों रखते हैं कि खर्चा हमारा कम से कम हो, वेस्टेज कम से कम हो और वर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगला लिखा हुआ है अचीविंग गोल ऑफ द इंटरप्राइज, और बिजनेस के उद्देश्यों को पूरा कर लेंगे, समय पर पूरा कर सके। मान लीजिए आपके एग्जाम में अगर 2 महीने हैं तो 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करना, और 2 दिन है तो 2 दिन में कोर्स कंप्लीट करने की जो रणनीति होगी, जो स्ट्रेटेजी होगी, अपने हिसाब से बनाओगे। तो यहाँ पर वर्क के हिसाब से काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सुपरवाइजर, ये एक अच्छा सुपरविजन की क्या क्वालिटी होती है, तो मैं इसको छोड़ के बात कर लेता हूँ। एक अच्छा सुपरवाइजर हो या अच्छा मोटिवेटर हो, समझाने वाला व्यक्ति हो, नेतृत्व करने, अच्छा लीडर हो, अच्छा नेता हो, अच्छा कम्युनिकेटर हो, अच्छा बातचीत करने वाला व्यक्ति हो, इन सभी की क्वालिटी सेम होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, यानी 4 तत्व होते हैं। पहला होता है परिवेक्षण, सुपरविजन, दूसरा होता है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण, तीसरा होता है लीडरशिप यानी नेतृत्व, और चौथा होता है कम्युनिकेटर यानी संप्रेषण। इन सभी के अंदर कुछ बेसिक क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहले तो वो एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। पढ़े लिखे यानी कि उन्हें हिंदी इंग्लिश का तो ज्ञान हो थोड़ा। तो सभी सुपरवाइज़र हो, लीडर हो, कुछ भी थोड़े पढ़े लिखे तो होना चाहिए। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्हें कम से कम वहाँ की लैंग्वेज तो आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश तो बोलना आना चाहिए ना कम से कम। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा लीडर हो, अच्छा सुपरवाइज़र हो, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। सेकेंड, उसे अपनी फील्ड का, जो भी वो काम कर रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कारपेंटर है तो उसका नॉलेज, अगर आप कोई मैकेनिक है तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो पहले फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, 10वीं 12वीं जो भी रिक्वायरमेंट हो। सेकंड, आप जिसको काम कर रहे हैं उसका आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, आप डिसिप्लिन में होना चाहिए। कोई भी काम किस में करें, अनुशासन में करें। को आपके अंदर इनपार्शियलिटी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। काम भले ही कोई दूसरा मजदूर करे या आपका परिवार का व्यक्ति करे, आपको सभी को एक तरीके से देखना है, यानी कुछ क्वालिटियाँ होना चाहिए उसके अंदर। इधर देखते हैं सारी क्वालिटियाँ सभी में काम आ जाएगी। सबसे पहली क्वालिटी लिखी हुई है टेक्निकल नॉलेज, यानी आपके पास तकनीकी ज्ञान होना चाहिए अपनी फील्ड का। जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो टेक्निकल पूरा नॉलेज अगर आपको होना चाहिए। अगर आप पेंटर हो तो पेंटिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको अपनी फील्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड लिखा हुआ है गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी सही तरीके से लोगों को समझा पाए, सही तरीके से प्रशासन कर पाए। आपने देखा हो कई मुद्दों पर लोग बात करते हैं, कई मुद्दों पर बात नहीं करते। यानी जब कोई बकवास बातें करता है आपसे या कोई अच्छी बातें करता है तो समझदार व्यक्ति उसी बात का रिप्लाई करता है जो उसके काम की है, बाकी बातों को जो उसके काम की नहीं उसे इग्नोर कर दिया करता है। तो आपका प्रशासन भी ऐसा होना चाहिए गुड, कि आपकी लोग बातें सुने। थर्ड लिखा हुआ है मस्ट बी इम्पार्शल, जैसा कि मैंने बताया भेदभाव नहीं करना, सभी को एक ही नज़र से देखना, भले ही वो आपके परिवार के लोग हो या बाहर का कोई मजदूर हो। फिर लिखा है कोऑर्डिनेशन, सभी में अच्छे तालमेल बिठा के रखना। अगर फैक्ट्री में 4 लोग काम कर रहे हैं तो चारों आपस में लड़ ना मरे,
इसका ध्यान रखना है। और चारों इतनी भी बातचीत ना करे कि काम ही नहीं करे, आओ बेटे बैठ के पत्ते खेलते, आओ बैठ के खाना खाते, ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो बेटे सीधे ही नहीं बैठ पा रहे लोग, टेढ़े ही बैठे पीछे वाले से बात करने के लिए, तो कई सारी समस्याओं का निवारण होना चाहिए। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर इमोशनल नीड, यानी ज़रूरत पड़ने पर लोगों को प्यार से समझाना, ज़रूरत पड़ने पर डरा के समझाना। ज़रूरत पड़ने पर आपने देखा हो कई चीपेस्ट वर्कर जो होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, जब तक उनको माँ बहन की गाली ना बको या जब तक उनसे अभद्र व्यवहार ना करो वो काम ही नहीं करते। तो दोनों तरीके से हमें मेंटेन करना आना चाहिए। जहाँ जरूरी है सभ्यता से समझा के, जहाँ जरूरी है वहाँ कई बार डांट के और मार के भी समझाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अभी हमने सुपरविजन और सुपरवाइजर के बारे में बात करी, सेकंड जो हमारा काम होता है वो होता है लोगों को मोटिवेट करना। कोई भी एक वीडियो आप देखते हो या कोई भी सॉन्ग सुनते हो तो वो आपके अंदर एनर्जी लेके आता है, या तो डाउन की, किसी का दिल विल टूट गया हो तो वो दर्द भरे गाने सुनेगा, किसी को अगर बॉडी वॉडी बनाना हो तो उस प्रकार से गाने सुनेगा। यानी कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो गाने आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं। उसी प्रकार से फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने के लिए कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को काम निकलवाना है हमें, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए हम लोग 4 तरीके अपनाते हैं। 2 तरीके तो आपके घर में अपनाते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण कितने प्रकार का होता है तो आप 2 लिख के आएंगे, लेकिन होते 4 प्रकार के। तो समझा रहा हूँ मैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक मम्मी ने अपने बेटे को बोला बेटा पढ़ाई कर ले, बेटा पढ़ाई कर ले, स्कूल चले जाया कर, कोचिंग चले जाया कर, होमवर्क करा कर, जो जो टीचर दे वो सब करा कर, पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन जाएगा, अच्छा कमाने लग जाएगा, नहीं तो मजदूरी करेगा, ठेला चलाएगा। अब एक बच्चे ने क्या सोच लिया यार, अब पॉजिटिव क्या ले लिया, उसने मम्मी की बात को सकारात्मक लिया, पॉजिटिव लिया और पढ़ने लगा और अच्छा आदमी भी बन गया, अच्छी जॉब भी करने लगा। एक नेगेटिव क्या हुआ, हाँ हमसे तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, अगले दिन खुद ने डब्बा उठाया और ठेला चलाने लग गया, सब्जी बेच रहा है, अटाला बेच रहा है। तो पॉजिटिव क्या हुआ, उस बात को लेकर वो आगे बढ़ पाया, और नेगेटिव क्या हुआ, उस बात को इतना हाइपर ले लिया कि मेरे से तो हो ही नहीं सकता। कई बार आप लोग एग्जाम देने से पहले ही सोचोगे कि हम तो पास ही नहीं हो सकते, तो कई लोग एग्जाम देंगे ही नहीं, एक पेपर बिगड़ा तो आगे के पेपर छोड़ देंगे। और कई लोग ऐसे मोटिवेट हो जाएंगे अरे एग्जाम देना तो पड़ेगी, पास हो गए तो, क्योंकि तुक्के तो हैं, 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव तो हैं, 32 मार्क्स में 27 भी आ गए तो पास तो हो जाएंगे ना। तो कहने का मतलब है ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन को 2 प्रकार से बांटा है, मौद्रिक और अमौद्रिक। मौद्रिक को आर्थिक या वित्त भी कहते हैं, अमौद्रिक को अवित्त भी या अनार्थिक भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग। अब एग्जाम में बगैर बच्चों को मैंने 2 नाम बताया, तीसरा नाम आ गया था, तो कई बार आप ये किसका रिलेशन इसका मनी से है, एक होता है मॉनेटरी, एक होता है नॉन मॉनेटरी। अब मॉनेटरी में क्या होता है, जब लोगों को ये बोलते हैं कि सैलरी तो आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा कार बेची, साड़ी बेची, बाइक बेची, तो आपको 1%, 2%, 5%, 10% कमीशन मिलेगा, तो व्यक्ति को पैसा और मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, तो व्यक्ति और मेहनत करता है। तो जब पैसे के रूप में आपको समझाया जाए तो उसे कहा जाता है मॉनेटरी। और जब आपको बोला जाए कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, ठीक है, आपको एक साल मिलेगी, एक तुलसी का पौधा मिलेगा, लोग प्रशंसा करेंगे, अवार्ड होगा, रिवॉर्ड होगा, बड़े लोगों के साथ आप बैठ पाओगे, मालिकों के साथ आप बैठ पाओगे, यानी कहीं ना कहीं ये मॉनेटरी, इससे पैसा नहीं मिल रहा, इससे सम्मान मिल रहा है। तो ये व्यक्ति पैसे के लिए काम करेगा और एक सम्मान के लिए काम करेगा। जो पैसे के लिए काम करेगा उसे कहेंगे मौद्रिक यानी मॉनेटरी, जो सम्मान के लिए काम करेगा उसे कहेंगे नॉन मॉनेटरी यानी अमौद्रिक। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। डिस्क्राइब द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। अब मॉनेटरी में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट लिखा है इंक्रीज इन सैलरी। अगर आपकी सैलरी या मजदूरी बढ़ने वाली है तो डेफिनेटली आप ईमानदारी से काम करोगे। अरे 5 से 6 हो जाए, 6 से 7 हो जाए, 7 से 10 तो बढ़ती रहेगी ना, तो पैसे के रूप में आपको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए आप मिलकर अच्छा काम करोगे। अलाउंसेस मिलेंगे, अलाउंसेस का मतलब होता है हिंदी में से कहते हैं भत्ते, आने जाने का खर्चा, रहने के लिए मकान, आने जाने के लिए कार, बच्चों की दो बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्कूल की खर्चों के लिए, कॉलेज के खर्चों से कंपनी के लिए पैसा मिल रहा है, घूमने के लिए पैसा मिल रहा है, सब अलाउंसेस के रूप में। थर्ड होता है बोनस। दिवाली के टाइम बोनस मिलेगा 1-2 लाख रुपए, तो बीवी बच्चों घर के लिए कुछ अलग से खर्चा कर देंगे, तो ये बोनस और कमीशन होता है। और टाइमली पेमेंट, फिर महीना तो 30 को 31 को ख़त्म हो जाता है, लेकिन पैसा अगले महीने की 10 तारीख को आता है, और कई बार 15-20 भी हो जाता है। तो समय पर अगर पैसा ही नहीं मिले तो काम क्या करेंगे। तो ये सब पैसे के रूप में होता है। आगे बात करते हैं, स्लाइड नीचे करिए बेटा। अब
प्रॉफिट शेयरिंग यानी प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, 1% 2% कमीशन की जो बारे में बात कर रहा था। अब बात करेंगे नॉन इंसेंटिव, जिसमें पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन लोग फिर भी काम कर रहे हैं क्योंकि आप परमानेंट है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है परमानेंट आपकी जॉब लगी हुई, कोई आपको निकाल, तो आपको पता है कि आप परमानेंट हो, पैसा भले ही नहीं बढ़े लेकिन आपको कोई निकाल नहीं सकता, तो भी संतुष्टि से आप काम करते रहोगे। सेकेंड क्या लिखा, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन। मैं बता दूं आपको कि अगर आप गलती से 12th के बाद बैंकिंग की तैयारी करना चाहो तो बैंक में कई प्रकार के मैनेजर्स होते हैं। सबसे बड़ा होता है ब्रांच मैनेजर या हेड ऑफ ब्रांच मैनेजर, लेकिन जितने भी मैनेजर होते हैं वो सर्विस मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, सभी की या कैश मैनेजर हो, सभी की सैलरी एक ही होती है। सारे मैनेजरों की सैलरी क्या होती है, 70, 80, 1 लाख यानी सेम होती है। लेकिन फिर भी पोस्ट की बात करूँ तो किसकी पोस्ट सबसे बड़ी होती है, ब्रांच मैनेजर की। तो यहाँ पर प्रमोशन के जब चांस होते हैं तो भी आप ईमानदारी से काम करते हो। फिर क्या लिखा हुआ है, पीस यानी शांति है आपको। कई लोगों को जीवन में 10,000 ही मिले तो घर नहीं चल पाता, और 10 लाख भी मिले तो घर नहीं चल पाता, क्योंकि जैसे जैसे इनकी इनकम प्रोपोर्शन बढ़ता है खर्चे भी वो बढ़ा लेते हैं। तो कई बार सुकून भी होना जरूरी है। जैसे आपके माता पिता बोलते होंगे, दादा दादी, बेटा हम लोगों ने सुकून में जीवन जिया, क्या करना है, इतना पैसा कमा के खाना तो दाल रोटी है। तो प्लीज़ यानी शांति होगी तो भी आप लोग काम कर पाएंगे। अब अगला लिखा हुआ है एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। अगर आपको मालिकों के साथ, मैनेजरों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, आने जाने का मौका मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो भी लोग काम कर देंगे। आपने देखा होगा विधायक या पार्षद, MLA या जो होते वो एक ही होते, लेकिन उनके पास घूमने वाले चमचे जो होते 25-30 होते, क्योंकि उन्हें सम्मान मिलता है विधायक या पार्षद जैसा। तो आपको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट मिल जाए, भले पैसा ना मिले तो भी आप ईमानदारी से काम करेंगे। और लास्ट लिखा हुआ है आपकी चैलेंजिंग जॉब। कई लोगों को काम बहुत शांति वाला चाहिए लेकिन इसमें कमा नहीं पाओगे, लेकिन चैलेंज नहीं आएंगे तो आप काम कैसे कर पाओगे। तो अगर आपकी जॉब चैलेंजिंग है तो भी आप काम कर पाओगे। ये इनसे पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन इनसे सुकून मिल रहा है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए। तो मैं इसमें नहीं बताता हूँ अच्छा लीडर भी कैसा होना चाहिए। अच्छा लीडर भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होना चाहिए, फिजिकल एविडेंस यानी कहीं ना कहीं वो लोगों की आंखों से समझ जाए कि ये गुस्से में है कि समझा रहे हैं कि डरा रहे हैं। कई बार उन्हें लोगों को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उन्हें लोगों को समझाना आना चाहिए। जब कोई नेता भाषण देता है तो लोग उसकी बात सब छोड़ के सुनते हैं, क्योंकि उन्हें उस तरीके से लोगों को इम्प्रूव करना आता है, इस तरीके से अट्रैक्ट करना आता है, आकर्षित करना आता है। तो अच्छे नेता के गुण क्या होना चाहिए वो आप सुपरविजन से भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार एक गलत शब्द आपकी पूरे रिलेशन को ख़राब कर देता है, और कई बार एक गलत शब्द सही तरीके से आपके पूरे रिलेशनशिप को बचा सकता है। तो कम्युनिकेशन भी क्या होता है, फैक्ट्री में, किसी कंपनी में जब हम बात करते हैं तो हमारी बातचीत का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोग आसानी से समझ पाएँ। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर सबसे पहले सही लैंग्वेज का यूज़ करता है, सही भाषा का उपयोग करता है, सही टाइम का यानी समय पर ही चीज़ें बोलता है, कभी भी कुछ भी नहीं बोल देना, सही व्यक्ति से बात करता है, और सही मीडियम यानी माध्यम से बात करता है। यानी अगर वो दूर है तो फ़ोन पे भी देखना, कई लोग ऐसे बात करते हैं कि यहाँ बात करते हैं तो 20 फीट दूर भी आवाज़ आती है चिल्ला चिल्ला के, और कई लोग इतनी धीरे बातें करते हैं रजाई के अंदर घुस के भी कि पड़ोसी पास में सोता है, भाई बहन को भी आवाज़ नहीं आए। तो कैसे बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे डिस्कस करना है जिससे हमारे बिजनेस का रिलेशन खराब ना हो, उसे कम्युनिकेटर कहते हैं। अब कम्युनिकेशन कई प्रकार से हो सकते हैं, जिसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के प्रकार कहते हैं। सबसे पहले मुंह से बोलकर, जिसे ओरल कहते हैं। सेकंड लिखकर, जिसे रिटन कहते हैं। थर्ड होता है सिंबॉलिक, जब इशारों में बात होता है। फोर्थ होता है आपका साइनेमिक, जितने भी गाड़ियाँ सड़कों पर चलती है, कोई भी साइन उन्हें दिखते हैं ऊपर कि आगे होटल है, आगे रेस्टोरेंट है, आगे पेट्रोल पंप है, आगे 20 की स्पीड में चलाना, नो पार्किंग है, ये सिंबल को देखकर बनाते हैं। फिर होता है ग्रेप वाइन, जब झुंड में किसी चीज़ को लेकर बात की जाती है। तो फिर होता है डाउनवर्ड, ऊपर जब मालिक वर्कर से बात करता है तो वो डाउन होकर बात करता है, जब वर्कर मालिक से बात करता है वो ऊंचे देखकर बात करता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं, जब लिखकर बात हो तो रिटन, जब मुंह से बात हो तो ओरल, जब मालिक बात करेगा अपने वर्कर से तो डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, जब वर्कर बात करेंगे अपने मालिक से तो ऊपर की ओर, जब एक ही डिपार्टमेंट के लोग, जब स्टूडेंट आपस में बात करें, टीचर आपस में बात करें, मालिक के आपस में बात करें, तो उसे कहते हैं वर्टिकल। ये कई प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन बनता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या आती। तो जो मैंने बात बोली वही बात को मैं इसमें अपोजिट कर देता हूँ
सबसे पहले आती है लैंग्वेज की, जिस भाषा का आप उपयोग कर रहे हो वो भाषा सामने वाले को समझ में नहीं आती। दूसरी आती है डिस्टेंस की, कोई बहुत दूर है तो अपन उसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड होता है मीडियम की, जिस तरीके से आप बात करना चाह रहे हो, फ़ोन पे बात करते करते कई बार वॉइस नहीं आती है तो कहीं ना कहीं नेटवर्क का इशू रहता है। कई बार ऐसा होता है कोई सिंबल हमें समझ में नहीं आता है। कई लोग, आज भी मैंने देखा है कि कई लोग जो स्मॉल बी और डी बनाते हैं उसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि बनाना कैसे। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर बातचीत करने में काफ़ी समस्या आती है और एक गलत वर्ड आपके फ्यूचर को ख़राब कर सकता है। सपोज़ कर लीजिए मैंने बोला कि कल 10 बजे आपको आना है। अब ये कोई परफेक्ट नहीं है। अब कल का डे क्या है, कल की डेट क्या है, 10 बजे सर PM है कि AM है, आना किस प्लेस पर है, ये पूरा क्लियर करना ज़रूरी होता है। जब तक क्लियर ना कर पाए, सैटरडे के दिन मैडम ने बोला कि बेटा कल मैं आपकी कॉपी चेक करूँगी, तो एक बच्चा संडे के दिन बैग उठा के आ गया, जिसमें इसको कॉमन सेंस होना चाहिए कि स्कूल संडे को बंद रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं, तो नेक्स्ट वर्किंग डे बोलना था। तो कहीं ना कहीं गलती टीचर्स की भी हो गई, बच्चे की भी हो गई। तो कम्युनिकेशन में ये समस्या आती है। इसके बाद इसके डिफरेंस है जो आपको पढ़ना रहेंगे, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन, तो वो आप देखेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।